स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुर्खियों से आगे और आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बच्चा कितना ही ब्रिलियंट क्यों ना हो, एक न एक ऐसी आदत रहती है जिसकी वजह से माँ बाप बेहद परेशान रहते हैं। जैसे आप याद कीजिए, किसी बच्चे को आप अंगूठा चूसते देखते होंगे, माँ बाप के पसीने छूट जाते थे उससे ये आदत छुड़वाने के लिए, भले ही वो कितना ही ब्रिलियंट हो, भले ही उसने स्कूलों में लाख झंडे ही क्यों ना गाड़े हों, लेकिन सबकी निगाहें इस बात पर रहती थी कि आखिर वो अंगूठा चूसना खत्म क्यों करेगा। मैं ये क्यों कह रहा हूँ ये मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने और मेरे साथ जुड़े राहुल अवस्थी और दीपक व्यास ने ये चर्चा की थी कि राहुल गांधी शायद अब 24 आवर्स पॉलिटिशियन हो गए हैं। लेकिन आज एकाएक ये खबर आती है कि दरअसल राहुल गांधी तो विदेश दौरे पर हैं। राहुल गांधी विदेश में है, बजट स्पीच से पहले लौट आएंगे। इसका मतलब यह है कि जिस दिन लोकसभा में बजट पेश किया जाएगा सेंटर का, उस दिन वो लोकसभा की कार्यवाही में शामिल होंगे। अभी तक तो यही आया है, अब भविष्य में क्या होता है ये जरूर देखने वाली बात होगी। हो सकता है एक दिन वो एक्सटेंड कर लें और बजट ना अटेंड करें, ये भी हो सकता है 2 दिन पहले आ जाएं और बजट अटेंड कर लें। होगा क्या उस पर तो उस दिन चर्चा होगी, लेकिन आज राहुल के विदेश जाने पर तो बात होनी चाहिए। मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, मुझे लगा था 24 आवर्स पॉलिटिशियन हो गए। नहीं, आपने सही बात। नहीं, आपने एक बात जोड़ी कि बच्चे का अंगूठा चूसना कैसे छुड़ाया जाए। मैं 2 बच्चों को बड़ा कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा पिताजी को कड़क होना पड़ता है। आपको नीम पता है? नीम, या तो वो हरी नींबोरी तोड़ो, उसका गूदा जो है वो उसके अंगूठे पे लगा दो। हाँ, शुरुआत में बहुत तकलीफ होती है बच्चे को, वो जब अंगूठा मुंह में डालता है उसको कड़वा फील होता है, फिर वो रोता है, लेकिन ये उसके भविष्य के लिए अच्छा होता है ना। तो अब कोई अपने बच्चे का अंगूठा चूसना कैसे छुड़वाना चाहता है, वो उसको तय करना है, उसको कड़ाई से तय करना है। लेकिन ये बात होनी ही थी। उस दिन भी हम लोग जब इनफॉर्मल टॉक्स कर रहे थे, तब इस बात का पूरा पूरा अंदेशा था कि वो जाएंगे विदेश दौरे पर, क्योंकि उनका एक ये तरीका और एक ये पैटर्न है। और ऐसी स्थिति में तो वो बिल्कुल जाएंगे जब वो अपने आप को कॉन्फिडेंट और जीता हुआ महसूस कर रहे हैं। उनको अब मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सवालों का डर भी नहीं है। वो अभी बड़ी अच्छी अवस्था में अपने आप को पाते हैं। लेकिन अगर कोई ये कहे कि अब आदमी रिलैक्स भी ना करे, मेडिटेशन के लिए ना जाए, जैसे नरेंद्र मोदी चुनावी सब, हाँ। देखा था आपने कि वो 1.5-2 दिन की 3 दिन की तपस्या जो थी, जो दिखाई गई कन्याकुमारी से, उससे पहले हमने देखा केदारनाथ और जहाँ भी जाना हो, हर व्यक्ति का एक रिक्रिएशन का तरीका होता है। अलग अलग तरीके से वो अपने आप को रिक्रिएट करता है। कोई समाधि लेकर करता है, कोई पूजा अर्चना करके लेता है, कुछ लोगों को वो अलग तरीके, हाँ, कोई पार्टी करते, कोई लोग पूर्वी हिस्से में धरती के जाना पसंद करते हैं और वहाँ जाकर के वो अपने आप को फ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, जो भी आप कह लीजिए, अलग अलग नाना प्रकार की चीज़ों से। तो अब वो किधर जा रहे हैं पहले तो ये पता चले, और जब ये पता चले तब ये पता चल पाएगा कि वो किस तरह से अपने आप को रिफ्रेश कर रहे हैं। और निजी दौरा है, मतलब पूरी तरह से निजी दौरा है, और इसीलिए शायद सोशल मीडिया पर भी इतनी खामोशी है। लेकिन इस खबर के बाद शायद सोशल मीडिया शांत नहीं रहेगा। राहुल को तो 2 बच्चे हैं, और नहीं, एथिकली अभी होने भी नहीं चाहिए दीपक, लेकिन फिर भी वो आपकी इच्छा रहेगी। मेरा सवाल आपसे बेसिकली ये रहेगा कि पॉलिटिकल बिगड़ैल बच्चों को तो आपने बहुत से देखे हैं जब आप फील्ड पर उतरते थे। कोई ना कोई आदत किसी न किसी की कभी ना कभी तो छूटती है, यहाँ नहीं छूट रही है। मुझे लगता है इसमें भी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी को आप और हम मिलकर ये कह रहे थे कि पिछले कुछ दिनों में चाहे भारत जोड़ो यात्रा में वो गए या दूसरी कुछ यात्राएं उन्होंने निकाली, उससे उनमें बदलाव आया। लेकिन अभी देखिए, अभी भी देख रहा हूँ करीब 10 दिन के विदेश दौरे पर राहुल गांधी रहेंगे, तो उनमें कोई बदलाव खासतौर पर अब आता हुआ नजर अभी आया नहीं हो। लेकिन जिस तरीके से राहुल जी भी बोल रहे थे कि एक लंबे वक्त के बाद में चुनावी जो उनके दौरे थे, या जिस तरीके से पार्टी उनकी गर्क में चली गई थी उसको वापस से ऊपर उठाने की कोशिशों में उन्होंने काम किया, उसके बाद में शायद एक जिसके कहते हैं कि मतलब कंफर्ट जोन में वो जाना चाहते। लेकिन अभी अभी देश ने आपको सीरियस लेना चालू किया, आपकी मैच्योरिटी पर सवाल उठाने बंद किए, और आप एकाएक फिर वही कदम उठाएंगे। तो राहुल गांधी ये भी कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री भी लगातार विदेश दौरे पर रहते थे, वो तो लगातार ये इन सब चीजों को वो शुरुआत से कहते थे कि देखिए ये तो लगातार विदेश दौरे पर अब किसी की क्या है कि परिपक्वता पर सवाल नहीं उठाए जा सकते, मुझे ही लगता है। क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है, जब वो पहले दौर में प्रधानमंत्री बने पहले कार्यकाल में, तो उसके लगातार उन दिनों में तो ये भी कहा जाता था कि सब जो पायलट होता है वो आके उतरता नहीं, उससे पहले उसे बोलता है कि नहीं नहीं अब कल वहाँ चलना है। तो इस तरीके से बहुत सारे जोक भी बने थे, मीम्स भी बने थे और जोक भी बने थे इस पे। तो मुझे लगता है कि इस पर कोई परिपक्वता को लेकर कोई सवाल ज़्यादा उठाए जाने चाहिए। और चूंकि वो तो ये भी करें लेकिन
बजट सत्र से पहले वापस लौट आएंगे वो। नहीं, लेकिन राजनीतिक अदावत इतना भी नहीं होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री का कोई सुझाव ना माना जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ महीनों पहले ये कहा था कि विदेश क्यों जा रहे हो, उस जैसी जगह तो इंडिया में ही कई है। पर इंडिया में आप इनकॉग्निटो नहीं हो सकते ना, आपकी प्रिवेसी सिक्योर्ड नहीं रहती। आपको देश के अंदर घूमते हुए अपनी एजेंसियों पर उतना यकीन नहीं है कहीं कोई आपको ट्रेस कर ले या कुछ भी, व्हाटएवर। टेप हो सकता है, फोन टेप हो सकता है, कैमरा हो सकता है। राजस्थान में तो चल ही रहा है फोन टैप। फोन टैपिंग और क्या क्या चीज़ें बाहर आई हैं। अ, मेरे ख्याल से कई चीज़ें जो व्यक्तिगत हैं, और हमारा समाज अब इतना मैच्योर हो गया है कि उसको व्यक्तिगत छोड़ देना चाहिए। बड़े नेता हैं, उनको लेकर के बातें होंगी, लोगों को गॉसिप करने में मज़ा आएगा, लेकिन ये उनकी उनकी व्यक्तिगत चॉइस है। जहाँ जाएं, जैसे जाएं, बढ़िया होके वापस आएं। जिस संविधान को वो दिखाते हैं वही संविधान उनको ये अधिकार भी देता है। बिल्कुल संवैधानिक अधिकार है उनका। आप क्या अमूमन सवाल पूछने की स्थिति में होते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप भी एक बच्चे को आपने भी बड़ा किया, तो आप किस तरीके से सोचते हैं कि कैसे आदत छुड़वाई जाए? यार किस्मत की बात है कि मैं अपनी बेटी की एक ही आदत से बहुत ज़्यादा परेशान था। उसके सोने का तरीका बहुत ज़्यादा मेरे सोने के तरीकों से मैच करता है और वो हेल्दी वे नहीं होता है सोने का। वो वाइफ ने सुधार लिया, पर राहुल की वाइफ नहीं है। इस राहुल की नहीं, राहुल गांधी की, उसकी तो वाइफ नहीं है। अब उसको सुधारे कौन? जैसे इन्होंने कहा कि पिता को कड़ा होना होता है ना। सोनिया गांधी ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की उन्हें एस्टेब्लिश करने की। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी के कुछ जो पर्सनल डिसीजंस होते हैं वो इतने पर्सनल होते हैं कि वो उस टाइम पे अपने पॉलिटिकल करियर को अलग रखते हैं और वो अपने फैसले लेते हैं। और जब बात पॉलिटिक्स की आती है तभी मतलब वो 24 आवर पॉलिटिशियन नहीं होने वाले हैं। जब उनको पर्सनल की जरूरत होगी वो पर्सनल ही रहेंगे और बाकी टाइम पे वो पॉलिटिक्स करेंगे जैसे हम जॉब करते हैं। ये अकेले राहुल गांधी का मसला नहीं है, मैं कांग्रेस के और भी बड़े नेताओं को जानता हूँ और दूसरे बहुत सारे लोगों के बारे में जितना सुना। ये 5 डे वीक का कल्चर जो है ना, ये सिर्फ कॉर्पोरेट घरानों में ही नहीं है, बल्कि राजनीति में काम करने वाले कई जो राजनेता हैं उनमें भी है। वो सिर्फ 5 दिन हफ्ते में काम करना चाहते, 2 दिन उनको खुद के लिए चाहिए होता है। और ऐसे बहुत सारे नेताओं को मैंने देखा जो सोमवार से लेकर सिर्फ गुरुवार तक या फिर शुक्रवार तक दोपहर तक ही काम करते थे राजनीति का। उसके बाद 2 दिन उन्हें अपने खुद की निजी जिंदगी के लिए चाहिए होते थे और वो करते थे ये काम। हालांकि वक्त के साथ उनमें भी काफी आराम के काम, अपने परिवार के साथ में वक्त बिताना और ये सब चीजें, ये सब कह रहा हूँ। ठीक है, सवाल के पूरे जवाब आ चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी पर मैं एक बार फिर लौट रहा हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने एक और फीट अचीव किया है। एक्स पर उनके फॉलोअर्स की संख्या अब दुनिया के किसी भी लीडर से ज़्यादा है। ग्लोबल लीडर्स के हिसाब से 100 मिलियन फॉलोअर्स के साथ वो दुनिया के सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर बन गए हैं। मतलब ग्लोबली उनकी प्रसिद्धि में लेश मात्र फर्क नहीं आया है लोकसभा चुनावों के बाद। अब सवाल सिर्फ यही बचता है कि अगर ग्लोबली नहीं आया है तो क्या इंडिया में उनकी इमेज पर किसी तरह का डेंट लगा है जिस तरह के नतीजे रहे उसकी वजह से, या नहीं? इमेज को पढ़ने के 2 तरीके हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी भी प्रोजेक्ट करती आई है। ये चुनाव बीजेपी नहीं आ रही है, ये चुनाव मोदी नहीं आ रहे हैं। ये चुनाव अगर कहीं बीजेपी कमजोर नजर आई है तो वो बीजेपी नजर आई है, मोदी नहीं आई। मोदी एक कायदे से होना यही चाहिए ना कि मोदी बीजेपी और बीजेपी मोदी हो। नहीं, प्रोजेक्शन कैसा है? प्रोजेक्शन ऐसा है, मोदी को आप कमजोर किन जगहों पर देखने की कोशिश करेंगे? हाँ, नंबर्स अब बीजेपी के पास में वैसे नहीं है इकलौते, पर आप जब उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखते हैं या फिर मोदी को पढ़ते हैं या फिर उनके अभी तक के सारे डिसीजंस को देखते हैं, हालांकि कोई बहुत बड़ा डिसीजन नहीं हुआ, ये एक सवाल का विषय जरूर है, लेकिन अभी तक जो चीजें एक के बाद एक घटी हैं उसमें मोदी ने कभी अपने आप को कमजोर दिखाया नहीं। पर एक और दूसरी चीज है, वैसी कंडीशन भी नहीं आई है ना कि जहां पर वो कमजोर दिखे। अभी तो वो कंडीशंस आती हैं, नहीं आती हैं, वो तो आगे पता चलेगा। एक और चीज़ है, हाँ बिल्कुल आपने सही कहा। दूसरी चीज़ होती है कि जो सोशल मीडिया है, मैं इसे कम समझता हूँ और आप बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। कई बार क्या होता है कि जब कोई अकाउंट बहुत तेज़ी के साथ में बढ़ने लग जाता है तो वो बढ़ता ही चला जाता है, वो बढ़ता ही चला जाता है और फिर वो लोगों के सजेशंस में आने लग जाता है, लोग उसको फॉलो करने लग जाते हैं। इस चीज़ को कोई नापने तोलने का तरीका नहीं है कि कितने लोग पसंद करते हुए फॉलो कर रहे हैं या कितने लोग नापसंद करते हुए फॉलो कर रहे हैं। कई लोग होते हैं जो फॉलो करते हैं सिर्फ जानकारी लेने के लिए, ये जानकारी लेना चाह रहे हैं। देखिए 100 मिलियन इज अ फीट जो उन्होंने अचीव की है, वो है इसलिए भी है क्योंकि फिर डिपेंडेंसी आपकी न्यूज़ पे कम होती है।
मोदी को जो कुछ कहना है वो सबसे पहले अपने किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहते हैं। आपको किसी न्यूज़ चैनल को देखने की यानी हमारी और आपकी किसी मध्यस्थ या माध्यम बनने की जरूरत नहीं पड़ती। वो सीधे सोशल मीडिया के उस टेक्स्ट को एज इट इज समझ लेते हैं कि उन्होंने उनका कहना क्या था। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अच्छी खासी संख्या इस देश में वैसे लोगों की भी है कि अगर मैं किसी को नहीं पसंद करता हूँ और मेरे को उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रखनी, मैं उसे फॉलो करूंगा ही नहीं। और ये है सोशल मीडिया पर, और ऐसे आपको बहुत से लोग मिलेंगे। मतलब सियासी तौर पर वो अछूत नहीं है, विचारधारा की जंग के बीच में भी वो अछूत नहीं है। वो उनके बारे में लोग जानना चाह रहे हैं। 100 मिलियन इस बात की सबसे बड़ी मोहर है। लेकिन इसी के साथ एक सवाल और भी उठता है जब मैं लोकसभा नतीजों की बात कर रहा हूँ। अटल जी का युग था, उस टाइम पे बीजेपी मतलब अटल और अटल मतलब बीजेपी, जो मैंने कोट किया कि इस टाइम पे मोदी मतलब मोदी थे। बीजेपी की पहचान मोदी से हो रही थी। अटल जी के टाइम पे बीजेपी की भी पहचान थी और अटल जी से भी पहचान थी। वो जो बीजेपी की पहचान मिसिंग हुई, वो लौटाने की कवायद शुरू हुई। आप देखिए राजस्थान में जो वृहद जो बैठक हुई, अगर मैं सही नाम याद कर पा रहा हूँ, कार्य समिति, वही यूपी में भी हुई। और दोनों जगह कार्यकर्ता एक बार फिर सेंटर में पहुंचा है। आप स्पीचेस याद कीजिए, योगी आदित्यनाथ के, भजनलाल शर्मा के, शिवराज सिंह चौहान के, आप किसी के भी स्पीचेस याद कीजिए, कार्यकर्ता एक बार फिर फोकस में लौटा है। कार्यकर्ता पर बोला जा रहा है, तब मोदी पर बोला जा रहा था, अब कार्यकर्ता पर बोला जा रहा है। और जोर दिया जा रहा है आत्मविश्वास पर कि अगर अति आत्मविश्वास था तो उसको बैलेंस करो, और अगर डाउन हो रहा है तो उसको अप करो। ये एक चेंज आया। देखिए ठीक है, सब लोग ये कहा जा सकता है कि बीजेपी चुनाव हारी, लेकिन सीधे तौर पर जब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेस पर ही चुनाव लड़ रहे थे और ये भी कहा जा रहा था अब की बार तीसरी बार मोदी सरकार, तो मोदी सरकार का जिक्र हर बार हो रहा था, तो प्रधानमंत्री मोदी के फेस पर ही चुनाव लड़ा गया था। और ऐसे में अब यदि बीजेपी अपनी आकांक्षाओं के अनुरूप यदि सीटें जीतकर नहीं आई हैं तो निश्चित तौर पर बीजेपी ठीक है, बीजेपी को उतना नहीं मिल पाया जनादेश, लेकिन वो प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी कहीं ना कहीं डेंट था। बिल्कुल था, देश में तो था, लेकिन ग्लोबली वो अपनी प्रसिद्धि को बरकरार रखे हुए हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। देखिए इन सब चीज़ों के पीछे यदि आप जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी का वैश्विक स्तर पर जो है ना वो और तो बड़ा भी है, वो जो था उसके साथ में और बढ़ोतरी भी हुई है। ऑस्ट्रिया का जिक्र कर लीजिए, अब रूस के साथ में हो गए तो एक लंबे टाइम बाद में ऑस्ट्रिया भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर पहुंचने वाले, शायद 32 साल अब एक लंबा वक्त हो चुका, तो उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और वो भी अपने कार्यकाल के तीसरे कार्यकाल के अंदर। तो ऐसे में जब वो वहाँ जाते हैं तो ऐसा पहले हमने देखा नहीं कि जब वहाँ के जो प्रवासी भारतीय होते हैं वो मिलने के लिए आए, ये एक नया कल्चर भी वहाँ पर शुरू हुआ, तो ऐसे में प्रसिद्धि तो बढ़ी है उनकी। ठीक है, मैंने जो शब्द का इस्तेमाल किया था सियासी अछूत, हालांकि सियासतदान अछूत नहीं होते हैं, चाहे जैसे भी हों। और मैं कास्ट के बेसिस पे नहीं बोल रहा हूँ, मैं उनकी सोशल एक्सेप्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। हेमंत सोरेन जेल से छूटने के बाद सबसे पहला फोकस उन पर था सीएम बनने का, वो सीएम बन गए। इसके बाद उनकी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात होती है जिसमें वो प्रधानमंत्री मोदी को गुलदस्ता भेंट करते हैं। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री मोदी हेमंत सोरेन से मिलने नहीं आए, हेमंत सोरेन प्रधानमंत्री मोदी से मिलने गए हैं। वो भी तब जब आप तमाम तरह के एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप कर जेल में डालने की बात कहते रहे, प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप जड़ते रहे, बीजेपी पर आरोप जड़ते रहे। अब यह क्या बात हो गई? मतलब एथिकल लेवल पे मैं कहूँ, अगर किसी ने आपको जेल पहुंचवाया, अगर किसी ने आपके पीछे एजेंसियां पढ़वाई, आप गुलदस्ता लेकर पहुंच गए, आप लगे रहो मुन्ना भाई के। संजय दत्त तो है नहीं जो गेट वेल सून कहने के लिए गुलाब लेकर दौड़ रहे हैं, आप हेमंत सोरेन हैं। एक मुख्यमंत्री का एक प्रोटोकॉल भी होता है कि जब वो सत्ता संभालता है तो उसके बाद में उसकी एक कस्टडी विजिट होती है प्रधानमंत्री के पास में। और आजकल जिस तरह का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इस देश का है, जीएसटी आने के बाद में, उसके बाद में डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये एक दिखावे के लिए भी होता है कि साहब हम गए, मिल करके आए, एक अच्छे माहौल में मिल करके आए, और हमको जो प्रधानमंत्री, आप हो सकता है वो ये भी कहते हुए दिखाई दें कि मेरी जो मुलाकात थी वो उस कुर्सी से थी जिससे कि इस कुर्सी को आशा है। आप इसको व्यक्तिगत मुलाकात नहीं मानिए, पर मुलाकात करते हुए तो आपको ममता बनर्जी भी दिखाई देंगी जो बिल्कुल खिलाफत में यकीन रखती हैं। उसके अलावा आप याद कीजिए तेलुगु मुखालफत, इससे पहले आपने देखा कि जब तेलुगु देशम पार्टी से आने वाले चंद्रबाबू नायडू एक दौर में किस खिंचाव के साथ में मोदी के साथ में थे, बड़ी अच्छी दोस्ती थी, फिर वो एक बड़ी टेंशन में बदली और आज वो मित्रता में बदल गई, गिरफ्तारी का, बिल्कुल ऐसी परिस्थितियां बनी। अब आप देखिए वो सारी चीजें कहाँ हवा हुई। राजनीति में नथिंग इज परमानेंट, हो ही नहीं सकता।
अरविंद केजरीवाल की फोटो आएगी इस टाइप की, आ सकती है कभी? मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल की अभी कुछ वक्त तक तो आएगी, क्योंकि उनकी जो राजनीति की शुरुआत हुई है ना अरविंद केजरीवाल की, वो सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के विरोध में हुई है। अब कांग्रेस के साथ ठीक है, उन्होंने गठबंधन कर लिया कुछ सीटों पर, पंजाब में नहीं हो पाया था वो सब चीज़ें, लेकिन मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल की ऐसी तस्वीर देखने के लिए आपको वक्त थोड़ा मतलब इंतजार करना पड़ेगा, वक्त लगेगा उसमें, लेकिन ये तस्वीरें बदलती रहती है। आप कमलनाथ को याद कर लीजिए, जब वो मुख्यमंत्री बने थे, बहुत कम टाइम वो मुख्यमंत्री रहे, लेकिन कमलनाथ जब मुख्यमंत्री बने तो उनकी भी तस्वीर भी इसी तरीके से सामने आई थी। अरविंद केजरीवाल मुलाकात करने तो शायद मुझे जहाँ तक जानकारी है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद में मुलाकात करने तो पहुंचे थे। तो ऐसे में अब ये मुलाकातें, इसका भविष्य क्या होगा, ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि ऐसा कई बार मौका आता है। आप याद कर लीजिए RLD, थोड़े दिन पहले तक तो समाजवादी पार्टी के साथ मिली हुई थी, लेकिन उनकी भी जो भावनाएं थी वो बदली थोड़े वक्त बाद में। वो मोहब्बत जो थी वो दूसरी तरफ हो गई, वो ठीक है, तो चलता रहता है, राजनीति में सब कुछ संभव है। बिल्कुल। और सबसे खास बात यह है कि केजरीवाल अगर बाहर आएंगे तो ये मुलाकात संभव है, और अगर वो कोमा में नहीं जाएंगे, भगवान करे न जाए, तो भी ये मुलाकात संभव है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि संजय सिंह को ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल कोमा में जा सकते हैं। स्टंट या सचमुच कोई ऐसा ही कोई मेडिकल बुलेटिन है जो लोगों से छिपाया जा रहा हो? ना ना ना, आम आदमी पार्टी के ऐसे स्टेटमेंट्स को अब लोगों ने भी सीरियस लेना बंद कर दिया है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले एक भूख हड़ताल हुई थी, और उस भूख हड़ताल के अंदर जो पीछे की तस्वीरें थी वो कैसी थी और किस तरह की भूख हड़ताल थी, पानी के नाम पर किस तरह से मजाक बनाया गया उस आंदोलन का, और 4 दिन बाद में वहाँ आंदोलन स्थल पे बस मक्खियाँ उड़ती हुई दिखाई दी, और फिर वो आंदोलन वैसे ही साफ हो गया जैसे कि कभी हुआ ही नहीं था। संजय सिंह का ये कहना एक अच्छे सिपाही के रूप में बनता है कि वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे, मैं इसको पॉलिटिकल स्टेटमेंट मानता हूँ। जेल के अंदर एक बहुत बड़ी मेडिकल विंग होती है, एक डिस्पेंसरी होती है, और सबका एक मेडिकल चेकअप होता है, जिसके आधार पर आप समझिए उस जेलर के ऊपर या जेल प्रशासन के ऊपर कितना दबाव रहता है कि जिसके पास एक वर्तमान मुख्यमंत्री कैद में हो, उसकी सारी की सारी शरीर के अंदर क्या घटनाक्रम चल रहा है, कौन से केमिकल ज्यादा है या कम है, उसको हर चीज का हिसाब रखना है ताकि उसको कुछ हो ना जाए। ये सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर होती है, और वहाँ जो मेडिकल टीम होती है वो एक एक दिन का पूरा ब्यौरा रख रही होती है। अगर ऐसी कोई बात होती बाहर आती, और ये तो केंद्र सरकार के ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाएगी अगर कोई ऐसी चीज हो गई, ऐसी कोई चीज बाहर आई होती तो अभी तक उसको संज्ञान में ले लिया गया था। पहले भी बहुत शुगर की बहुत सारी बातें हुई, और ऐसे कितने सारे लोग हैं, ऐसे कितने सारे लोग जेलों में बंद हैं। जेल के अंदर तो सबके साथ ट्रीटमेंट बराबर होना चाहिए, जो जरूरी भी है। और अगर अरविंद केजरीवाल को ऐसा कोई प्रिविलेज मिलता है हेल्थ के ग्राउंड्स के ऊपर, तो फिर वो दूसरों को भी मिलना चाहिए, ये जरूरी हो जाएगा। नहीं, आज की तारीख का आप सभी को इंतजार करना चाहिए था। क्यों, वो आपको याद नहीं है, मैं आपको याद दिलाऊंगा। लेकिन उससे पहले बता दूं, हमारे यहाँ असाइनमेंट का पूरा जिम्मा दीपक व्यास संभालते हैं, और उनका काम है रिपोर्टर्स को लगाना और उनसे खबरों को बुलवाना, सारे रिपोर्टर्स को मैनेज करते हैं। अब मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ कि दिल्ली पर अगर नजर रखी होगी किसी ने, तो वो दीपक व्यास ने रखी होगी। 4 जुलाई को किरोड़ीलाल मीणा ने इस्तीफा दिया था, 5 जुलाई को जेपी नड्डा से मुलाकात होती है। जेपी नड्डा उनसे कहते हैं कि 10 दिन का इंतजार करो। आज वही 10वां दिन है। इस्तीफा 4 जुलाई को खबर बनी थी 4 जुलाई को। हाँ, एक शंकराचार्य जी के एक कार्यक्रम में गए थे, वहाँ उन्होंने मीडिया से बातचीत में ऐलान कर दिया था कि मैं इस्तीफा दे चुका हूँ, लेकिन इस्तीफा तो मैं 15 दिन पहले ही दे चुका था, लगभग 19 से 20 जून के आसपास। 4 जुलाई हाँ, तब वो सामने आया। जेपी नड्डा ने कहा 10 दिन का इंतजार करो, आज वही 10वां दिन है। क्या दिल्ली में कोई मुलाकात हुई, या दिल्ली में कुछ हुआ है, नहीं हुआ है, क्या क्या सुर्खियां बन रही हैं? देखिए, अभी की एक अपडेट ये है, अभी आपको तुरंत बता देता हूँ कि जेपी नड्डा से मिलने के लिए मुख्यमंत्री जरूर पहुंच रहे हैं, कुछ देर में पहुंच जाएंगे, जोधपुर हाउस से रवाना हो चुके हैं, और कुछ देर में उनसे मिलने के लिए हाँ तब मुलाकात हो जाए। और ये तय मानकर चलिएगा स्वप्निल कि आप यदि जेपी नड्डा से मुलाकात हो रही है मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की, तो 100% ये भी तय है कि बजट को लेकर चर्चा होगी, प्रदेश के मुद्दों को लेकर चर्चा होगी, सियासत को लेकर चर्चा होगी, संगठन में क्या चल रहा है उसको लेकर चर्चा होगी, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा पर भी 100% चर्चा यहाँ पर होगी। बाकायदा उनकी तरफ से बताया जाएगा कि हमने उनके साथ में समझाइश की कोशिश की है, मान मनोबल की कोशिश की है। एक बार पार्टी हाईकमान भी उनको वापस से कह दे कि जो पद है उनके पास वो संभाल ले, और आने वाले वक्त में यदि ज़रूरत पड़ी तो कुछ जिसको कहते हैं कि बदलाव, वो उनके महकमे में कर दिया जाएगा। ये मुझे लगता है कि आज के फिलहाल अपडेट आया नहीं है, लेकिन अपडेट आएगा, और आएगा जरूर 1-2 दिन में।
हो सकता है किरोड़ी लाल मीणा फिर दिल्ली पहुंचे और बड़े लीडर से मिलें। 2-3 खबरें, जिनमें से किसी एक खबर पर मैं शॉर्ट कमेंट्स आप लोगों का ले लूंगा, फिर मैं विदा लूंगा। एक तो ये कि बीजेपी की और स्ट्रेंथ गिरी है राज्यसभा में, अब वो 86 पर आ गए और एनडीए का मिलाकर 101 हो रहा है, जबकि वहाँ पर आप भी जानते हैं 245 मेंबर हाउस है, उसमें से 113 वो मार्जिन है जो बिल पास करवाने के लिए चाहिए होता है। इससे थोड़ी दूरी बनी है। एक तो ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, राजस्थान से जुड़ा मसला है, शांति धारीवाल और आज जो मसला दरअसल कालीचरण सराफ ने गोल्फ क्लब वाला उठाया, बड़ा इंटरेस्टिंग घटनाक्रम रहा। इसमें से किस पर अपन को शॉर्ट कमेंट लेना चाहिए आपके हिसाब से राहुल? जिस पे आपका मन गोल्फ क्लब खेलने थोड़ा सा, प्रदेश का भी मैटर है, खुद विभाग संभाला है। अच्छा एसओजी, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, एसओजी की जांच क्या करेगी? मामला कोर्ट में है। और तीसरी बात, जिस तरफ आपको इशारा करना था आपने कर तो दिया, लेकिन डोटासरा फिर भी एसओजी की कार्रवाई की मांग का स्वागत करते दिखाई दे गए। ये एक ऐसा कहना चाहिए, एक ऐसी हांडी है जो ऊपर बंधी हुई है गोल्फ कोर्स की, जिसको कोई छूना नहीं चाहता। सब अपनी अपनी तरह से बातें करते हैं क्योंकि सबको पता है कि इसके पीछे जो हैवी वेट्स हैं उसके बारे में बोलने से होगा क्या, और सब उन्हें उस व्यवहार को खराब करना नहीं चाहते हैं। कोशिशें बहुत होती हैं, हर बार कहने का मतलब ये है कि उसको छेड़ करके दूर भाग जाया जाता है, होता कुछ नहीं है। याद होगा आपको कि एक वक्त पे जब मेरे ख्याल से 2002 का या 3 का वक्त था, या फिर मेरे ख्याल से 1999 था, जब इस सेंट्रल पार्क के लिए ज़मीन ली गई थी, गोल्फ कोर्स था यहाँ पे और साथ ही साथ में पोलो क्लब भी यहीं पे हुआ करता था। उसके बाद में फिर वो चीज़ें बदली। उसके बाद में जब यहाँ पे गोल्फ शुरू हुआ तो उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट बहुत भारी लोगों का है, बहुत बड़े लोग हैं, ख़ास तौर पर ऐसे लोग जो सत्ता को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इन्फ्लुएंस करने की हिम्मत रखते हैं, हाँ, इस पोजीशन में है, और कोई उसको छेड़ना नहीं चाहता। वो बरैया का एक ऐसा छत्ता जिस पर आपको ये बात तो सदन में होती हुई दिखाई देगी। और धारीवाल साहब ने अगर ये कहा है कि कुछ नहीं बिगाड़ सकते आप उनका कुछ नहीं हो सकता इनका, तो फिर उनका अरे वो उन्होंने इस डिपार्टमेंट को उनसे बेहतर कौन जानता है? अभी खर्रा साहब तो नए नए आए हैं, अभी तो उनका लर्निंग फेज चल रहा है, 6 महीने बीते हैं, अभी उनको बीच में चुनाव भी देखने पड़े हैं। अब तो टाइम निकलेगा, तब उनको कई चीज़ें समझ में आएंगी, कई जानकारियां मिलेंगी अंदर से। धारीवाल से बेहतर इस डिपार्टमेंट को समझने वाला कोई नहीं, और उनको अच्छी तरह से पता है क्या तो गत्वा होने वाला, और वो आज उन्होंने सदन में बोल दिया। तो इसीलिए मैंने कहा इशारा उस तरफ कर दिया जिस तरफ वो इशारा करना चाहते थे, अब समझने वाले समझ भी गए होंगे। देखिए, शांति धारीवाल के इस मामले में मुझे लगता है कि इस राजस्थान की विधानसभा में जितने विधायक हैं, 200 विधायक हैं, इन 200 विधायकों में यदि सबसे ज़्यादा यूडीएच को यदि कोई समझता है तो शायद शांति धारीवाल हैं, जो बेहतर तरीके से समझते हैं। और तीन मरतबा वो यूडीएच मिनिस्टर यहाँ पर रह चुके हैं। लेकिन ये जो बयान उनका है कि कुछ नहीं हो सकता, या तो वो अपनी लाचारी इसमें दिखा रहे थे कि हम कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि आपको नहीं, आप तो सरेंडर्ड थे ही, आप ये मान के चल रहे हो दूसरा भी सरेंडर्ड है। ऐसे मामलों में सरेंडर शांति धारीवाल अभी नहीं हुए। ये आज से आपको मैं 14 साल पहले एक बार 2011 का किस्सा भी याद दिलाता हूँ, तो बहुत छोटा, उसमें जयपुर के टोंक रोड पर मास्टर प्लान को लेकर चर्चाएं चल रही थी। मास्टर प्लान में जो सड़क है वो इतनी चौड़ी होनी चाहिए। किसी ने चर्चा कर ली, हमारे किसी साथी ने, कि ये फिर आप टोंक रोड को क्यों नहीं कर पाए? बोले वहाँ अतिक्रमण हो गया। बोले कैसे हो गया? बोले हो गया ना। तो बोले कैसे हो गया? हो गया ना, दिख रहा था ना सबके सामने। तो वो लाचारी उन्होंने 2011 में भी दिखाई थी, 2000 उसके बाद भी दिखाते रहे, और अब 2024 में भी दिखा दी। लेकिन कुल मिलाकर आज जो मामला है वो इस गोल्फ क्लब के मामले को यदि किसी को समझ रहा है तो विधानसभा में जो आज कालीचरण सराफ ने जो कुछ बोला है वो बहुत ज़बरदस्त बोला है। उन्होंने कहा है कि इतने मतलब जिस तरीके से गोल्फ क्लब का संचालन किया जा रहा है, जेडीए की ज़मीन है, और उसके बाद में मामला कोर्ट में जाए कुछ भी हो, लेकिन जब जब इस पर कुछ बात उठती है तब जेडीए के जेडीसी को यानी कमिश्नर को या फिर कुछ दूसरे अधिकारियों को सीधे तौर पर मेंबर बना दिया जाता है गोल्फ क्लब का। इसके अलावा कोई कुछ बोलता है तो किसी विधायक के पुत्र को बना दिया जाता है। तो कुल मिलाकर उन्होंने पूरी कलई इसकी खोल दी है इस पूरे मामले की, कि बड़े बड़े आईएएस अधिकारी इसमें शामिल हैं, उनका नाम सार्वजनिक होना चाहिए, कौन कौन से नेता पुत्र उसमें शामिल है, किन आईएएस अधिकारियों को बनाएगा। तो ऐसे में देखिए, यदि एसओजी जांच सरकार करवाती है, जिसकी घोषणा जावर सिंह खन्ना ने की है, तो वाकई में ये पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, पता लगना चाहिए जनता को कि आखिर वाकई में क्या ये सब कुछ भी होता है क्या पर्दे के पीछे से, और सुर्खियों के आगे भी क्या ये सब चीज़ें बनती क्या। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।